एक दिन सारी क्लासेस बंद हो जाए ना तो हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहे, सिलेबस ही हो जाए। क्या चीज? नहीं, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास में कहाँ रह जाएगी जरूरत है। अच्छा, ये मैंने जो भेजा था वही लगा आपने। आज लेक्चर नंबर 7 है क्या? ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे? जीओसी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये बॉन्ड लेंथ ऑर्डर आपको बोला था होमवर्क, तो आपने तुरंत ही बता दिया था। तो ये आंसर देना पड़ेगा या हो गया था? हो गया था। देखो, ये तो आप जानते हैं ना कि सिंगल बॉन्ड जो होता है इसकी लेंथ ज्यादा होती है। सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो होती है वो डबल बॉन्ड से क्या होती है, ज्यादा। और डबल बॉन्ड की लेंथ जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। बॉन्ड की संख्या बढ़ती है तो लेंथ जो होता है वो रिड्यूस होता है, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। उसी बेसिस पे आप निकालेंगे तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, इसका इन दोनों में अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे एकदम एक्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो सेम आएगा, अर्थात इनमें संख्या क्या है, सेम है, जो किसके हाइब्रिड से आप बना सकते हैं। ये 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है। तो जो ऊपर वाला बॉन्ड है ये आर और ये एस बिल्कुल आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि दोनों के बॉन्ड ऑर्डर क्या, आर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, ये वाला बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। मतलब दोनों डेढ़ बॉन्ड के आसपास होंगे, ना ही कोई इसमें बड़ा होगा ना ही इसमें कोई छोटा होगा। ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने पर लेंथ क्या हो जाती है, छोटी। ऐसे यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा ये 1.5 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे। जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पी और क्यू जो होंगे ये अलग अलग, इनका बॉन्ड ऑर्डर अलग, मतलब 1.5 नहीं होगा। तो अगर आप फार्मूला से निकालेंगे तो गलत आएगा, ठीक है। ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो कोई इसमें एक बड़ा होगा, दूसरा क्या होगा, छोटा, ठीक है। तो किसी एक को बड़ा बना देते हैं और किसी एक को छोटा। तो पी और क्यू में से क्यू को बड़ा बना दे, बोलो, क्यू को बड़ा बना देते हैं, पी को छोटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या जाएगा बताओ? सबसे बड़ा क्यू हो जाएगा, उसके बाद आर और एस हो जाएंगे और सबसे छोटा पी हो जाएगा। समझ में आ गया? नहीं है समझ में? कितने को समझ में नहीं आया? कितने को समझ में नहीं आया? अच्छा अच्छा, चलो देसी भाषा में समझते हैं। देसी भाषा में समझाएं आपको? मैंने समझाई नहीं तो खैर पहले देसी, अभी देसी क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। माना इसकी उम्र 60 मिनट है। इसकी उम्र कितनी है बेटा? 60 मिनट है। तो ये कितने टाइम इस रूप में बिताएगा, कितनी देर तक इस रूप में? ये लगभग 30 मिनट। क्यों 15 मिनट? 30 मिनट। 30 मिनट बोला, 60 मिनट बोला? 60 मिनट बोला। तो 60 मिनट में ये जो हो जाएगा, आधे समय लगभग 30 मिनट तक ये इस रूप में बिताएगा और इस 30 मिनट इस रूप में। दोनों में मतलब ये दोनों को मिला के ही तो हाइब्रिड बनाया जाता है। मतलब ये 1 सेकंड इस रूप में है, अगले सेकंड इस रूप में है, फिर अगले सेकंड इस रूप में, ओवरऑल 30 मिनट इस रूप में, 30 मिनट इस रूप में हो। तो ये इसका है, तो ये हो गया। अच्छा माना ये दोनों की इसकी उम्र पूरे 60 मिनट है, तो ये कितनी देर तक ये बताएगा इस रूप में बिताएगा? ये 30 मिनट या उससे कम या उससे ज्यादा? ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर और ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर। तो ये आधे से ज्यादा समय इस रूप में बिताएगा। बिस्तर पे लेटते हो एक साइड दर्द होता है, दूसरी साइड दर्द नहीं होता, तो किस साइड ज्यादा लेटोगे बताओ? जिधर दर्द नहीं होगा ये दर्द होगा। ठीक, उल्टा। मुझे उम्मीद इसी बात की थी, है ना? तो आप मुझे बताएं, ये एसी अपना जीवन ज्यादातर किस रूप में बिताएगा? ऊपर वाले रूप में बिताएगा। तो अगर इसका पूरा जीवन 60 मिनट है तो क्या 30 मिनट इस रूप में बिताएगा? नहीं ना, 30 मिनट से ज्यादा इस रूप में बिताएगा। तो 30 मिनट के ऊपर अब इतना भी अंतर नहीं है कि एक ही मिनट का अंतर हो। माना ये 50 मिनट है ना, ये 50 मिनट है और ये आपका 10 मिनट हो गया। ये देसी भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, देखिए समझ में आता नहीं है। तो बस याद रखना, अगर ये 50 मिनट तक होता तो पी के अंदर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर 50 मिनट का होगा और क्यू के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो होगा, ये क्यू के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर 10 मिनट का होगा। पक्का? तो इनके डबल बॉन्ड कैरेक्टर को मिनट में लिख लेते। ये बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बॉन्ड हो गया, एक आपका पी, एक क्यू, एक आर, एक एस। इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितने मिनट है जल्दी से बता दो? ये 50 मिनट, ये क्यू 10 मिनट, ये 30, ये 30। हमने सुना जिसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी लेंथ छोटी होती है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर पता है आपको? पता? तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑर्डर तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। अब तो यार क्लास स्टार्ट हो गई, अब क्यों अलार्म बज रहा है? एक्चुअली अटेंडेंस के लिए अलार्म बजता है। ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा जल्दी से बताएंगे इसमें? डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें? पी में, उसके बाद आर और एस के बराबर है और फिर क्यू की सबसे कम। तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बात करें तो क्यू ग्रेटर देन आर एंड एस एंड ग्रेटर देन पी। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर इसमें पूछो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, तो जिसकी लेंथ ज्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा? बता देंगे आप लोग? ओके, तो इसी के साथ आपको ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब बोलो सबको समझ में आ गया? आप किसको समझ में नहीं आया? अब किसको समझ में नहीं आया? ठीक है, अब कोई हाथ नहीं उठा। बाहर बोला कि नहीं समझ में आया ना तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। अगला एक्टिवेटिंग एंड मेरा मोटो है कि क्लास में सारे डाउट क्लियर कर लो, बाहर कम से कम डाउट है, क्लास के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमसे। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। एक्चुअली बेंजीन जो होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को करता है, जो आगे हम बेंजीन में पढ़ेंगे। तो आपसे पता है इसमें इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन ज्यादा करता है। इलेक्ट्रोफाइल उसको कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं। किसी के आगे फाइल लगाओ मतलब वो उसको चाहता है। जैसे आपके आगे लगा जाए पप्पू फाइल, तो आप किसको चाहते हैं? पप्पू फाइल। ये आपको लगे आपके आगे लग जाए एमबीबीएस फाइल, तो आप किसको चाहते हैं बताओ? एमबीबीएस फाइल कहलाएंगे आप, ठीक है। डॉक्टर को किसी चाहने लगे तो क्या बोलेंगे आपको बताओ? डॉक्टर फाइल, मतलब खुद डॉक्टर बनना चाहें, ठीक है। अब इधर आ जाए, तो अब एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। तो हमसे एक सवाल पूछा जाएगा आगे हाइड्रोकार्बन में कि अगर बेंजीन रिंग पे कोई बाहरी ग्रुप लगा दे, जैसे बेंजीन है ना, इसमें कोई बाहरी ग्रुप लगा दे, तो उस बाहरी ग्रुप के आने से इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी इस इलेक्ट्रोफाइल के प्रति बढ़ेगी या घटेगी? अर्थात जो एक ग्रुप है ये इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफाइल के प्रति एक्टिवेट करेगा या डीएक्टिवेट करेगा, ठीक है। सपोज आपको चोरी करना हो किसी मोहल्ले में, ठीक है, और दो घर है ना, एक पप्पू का और एक पप्पू का, ठीक है। आपको पहले से पता हो
मेरे घर तो कुछ मिलेगा ही नहीं, मास्टर गरीब है। इस इंडिया में सबसे गरीब मास्टर ही होता है, याद रखिएगा। क्या चीज? जूता तो बहुत पुराना है, तो 2 साल पुराना। आज आज एक्चुअली रोज जो बाहर जूता मिलता है मैं तो वही पहन लेता हूँ। हाँ, आज पत्नी ने ढूंढ ढाल के निकाल दिया, बोला ये पहन लो, मैंने कहा लाओ ये पहन लो। वो भीग गया था, ठीक है, क्रिकेट खेलने के चक्कर में वो भीग गया था, ठीक है। यहाँ पर बताए, हाँ मैं क्या बोला था कि इस पे इलेक्ट्रोफाइल, अब देखो मॉल खराब मत हो। अरे मैंने तुम लोग को डकैती डालने के लिए क्या बोला यार, तुम प्लान करना शुरू कर दिया है ना। अरे गलत है। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होगा वहीं तो अटैक करेगा। बोलो, जैसे आपको पता हो कि पप्पू और गप्पू दो घर में, पप्पू के पास माल ज्यादा है, ठीक है, तो आप किस घर में आक्रमण करेंगे? पप्पू को। तो ऐसे बेंजीन पे अगर कोई बाहरी ग्रुप लग जाए तो उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्लो होगा या फास्ट होगा, बस इतना जानना हमें और कुछ नहीं जानना, ठीक है। तो इसकी कहानी आपके सामने है, यहाँ पे देख लो कि अगर बेंजीन के स्थान पे बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस एम प्लस एच प्लस आई, ठीक है, तो जो डोनेटिंग ग्रुप होगा, देखो एक डोनेटिंग ग्रुप मैंने लगा के दिखा दिया, ये OH एक प्लस एम ग्रुप होता है। तो जब प्लस एम ग्रुप होता है ये बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजता है और बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण यहाँ क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। और जो माइनस एम ग्रुप होते हैं वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन जब घटेगा तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो याद रखना कि अगर कहीं पर इस बेंजीन पर अटैक जो ए है, इस ए के स्थान पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, इस ए के स्थान पे क्या लगा हो, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग इस रिंग पर बढ़ जाएगी और इसलिए इस रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस एम प्लस एच प्लस आई ग्रुप आर नोन एज रिंग एक्टिवेटर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। जो भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही मेन होता है, तो उसके प्रति ये क्या होगा, एक्टिवेटर्स होंगे। तो कौन एक्टिवेटर होते हैं, जो प्लस एम प्लस एच प्लस आई। अच्छा, मान लिया कोई ग्रुप दो इफेक्ट्स करता है, एम और आई दो इफेक्ट्स करता है, तो उसका एम इफेक्ट पहले देखेंगे। कोई ग्रुप एच और आई दो इफेक्ट्स करता है तो पहले एच देखेंगे। एम एच आई में अगर डोमिनेटिंग इफेक्ट देखा जाए तो सबसे अधिक एम होता है, फिर एच होता है, फिर आई होता है। हेलोजन जो होता है, हेलोजन ओनली हेलोजन के केस में क्या होता है कि इसका प्लस एम इसके माइनस आई से कमजोर होता है, मतलब ये जितना प्लस एम से डोनेट नहीं करता उससे अधिक माइनस एम से खींच लेता, माइनस आई से खींच लेता। तो हेलोजन को छोड़ के बाकी सबका क्या देखेंगे, प्लस एम। तो जहां पे प्लस एम ग्रुप लगा होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, और ठीक है माइनस एम ग्रुप लगा होगा तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग घट जाएगी। इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस एम माइनस एच माइनस आई ग्रुप को कहा जाता है रिंग डीएक्टिवेटर। क्या कहते हैं, जो है रिंग डीएक्टिवेटर। इसको वहां से कॉपी किया था, तो एक्टिवेटर को डीएक्टिवेट करना हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। पूरा कॉपी है, डेंसिटी जैसे यहाँ लिखी वैसे वहां लिखी है, बस छोटे हैं, ओनली कॉपी किया। इधर क्या हुआ, तो याद रखना कहाँ पे, मतलब इस पर बेंजीन के कंपेयर में, इसके कंपेयर में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पर स्लो होगा या फास्ट होगा, हमें ये बताना। मतलब ये एक्टिवेट करेगा, तो अगर ये प्लस एम ग्रुप होगा तो यहाँ पर ये फास्ट हो जाएगा रिएक्शन, और अगर यहाँ पर माइनस एम ग्रुप होगा तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो। ठीक है, ये एग्जांपल, ये रीजन मैंने दे रखा है। अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब जैसे कुछ एग्जांपल दिए जाते हैं, बोला जाएगा इनका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो आपको बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसको कॉपी कर लेंगे, काम आता है, कॉपी किया हुआ हमेशा काम आता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। यहां से एक सवाल पक्का आपके एग्जाम में आता है, एक सवाल हमेशा एग्जाम में आता है। अच्छा, यहाँ पढ़ेंगे कहाँ, हाइड्रोकार्बन में। जैसे ये है एल्कोहल ईथर फिनॉल का रिएक्शन, ईथर है, ये हेलोजन डेरिवेटिव है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है। फिर एक बार मिक्स करके हम इनको कंपेयर करते हैं। तो इसमें रिएक्टिविटी में जो OCH3 है ये प्लस एम है या प्लस आर है, और Cl को माइनस आई देखेंगे। NO2 क्या है, माइनस एम है या माइनस आर है, और ये प्लस एच। तो जो प्लस एम है ये रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, ये सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा, प्लस एच कम इंक्रीज करेगा, और ये माइनस आई ज्यादा डिक्रीज करेगा, और ये कम डिक्रीज करेगा। तो आंसर होगा आई थिंक पहला, उसके बाद चौथा, फिर दूसरा, और फिर तीसरा। इसमें इसका नाम आप जानते होंगे, इसे क्या कहते हैं, इसका मिथॉक्सी बेंजीन तो नाम है, लेकिन इसको एनिसॉल कहा जाता है। क्या कहते हैं, एनिसॉल। OH होता है तो फिनॉल कहते हैं, बाकी क्लोरोबेंजीन आप जानते हैं, और इसको टोल्यूइन कहते हैं। तो टोल्यूइन हाइड्रोकार्बन है और एनिसॉल एल्कोहल ईथर फिनॉल में पढ़ाया जाता है। अच्छा, इनके बारे में आपसे पूछा जाए तो इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे अधिक पहले का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे। ये CH3 का। यहाँ हम इनका क्या देखेंगे कि ये CH3 जो होगा ये दो इफेक्ट्स करता है, प्लस एच और प्लस आई। इसका प्लस एच डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, आ गया। तो इसका प्लस है सबसे ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कॉर्नर पे 1 है, यहाँ पर 1 भी नहीं है। तो रिएक्टिविटी का आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। सबको समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को, तुरंत कहीं पूछ लो, बाहर नहीं बताऊंगा। फिर यहाँ पर आपको बताना है, ये तो कॉपी है, छोड़ो इसको। इसमें अगर आपको बताना तो बताइए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। ये आपका लोन पेयर ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, ये प्लस आर है, ये माइनस आर है, ये प्लस एच है, बिल्कुल। तो आंसर 2 4 1 पक्का। अच्छा, दो बेंजीन रिंग अगर लगी हो आपस में, किसी ग्रुप से अटैच हो, रिंग 1 या रिंग 2, इसमें आपको बताना कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, रिंग 1 या रिंग 2। रिंग 2, क्योंकि रिंग 2 से ऑक्सीजन अटैच है और रिंग 1 से कार्बन अटैच है। यहाँ लोन पेयर है, या इसे रिंग को अगर आप ओपन करेंगे, ये रिंग 1 है, ये रिंग 2। अब आप देख लीजिए, रिंग 2 है, उसके साथ O अटैच है, जो कि एक प्लस आर का काम करता है, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देता है, और जो ये CO ग्रुप है ये माइनस आर का काम करता है, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो रिंग 1 पे इलेक्ट्रॉन घटेगा, रिंग 2 पे बढ़ेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगी याद रखिएगा, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर में रिंग 2 की क्या होगी ज्यादा और 1 की क्या होगी कम, पक्का। अच्छा, फीस फ्यूचर में मान लिया इस मोहल्ले में एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया, उसे एक ही रिंग पे अटैक करना है, तो उसका हमेशा प्रीफर्ड रिंग कौन सा होगा, सेकंड। ओके, नेक्स्ट। ये तो हो चुका है। जैसे यहाँ पर आपसे बात किया जाए, रिंग 1 और रिंग 2 में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, बोलो 1, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस एच है, ये प्लस एच है, और ये प्लस एच ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पर रिंग 1 विल मोर रिएक्टिव देन रिंग 2। यहाँ पर हम बात करें तो
यहाँ पे ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है CH3, ठीक है, तो रिंग 2 विल मोर रिएक्टिव देन रिंग, ठीक है। तो ऐसे हम आगे और भी देखेंगे, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे। एक और क्वेश्चन करूँ, धोखे वाला सवाल करूँ क्या? वैसे धोखे वाला नहीं, आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग, बहुत तेज आदमी, बहुत तेज आदमी। जहां पर आपसे गलतियां होती हैं, वैसे बहुत आसान है, ये तो गलत नहीं हो गया तो आप सीधे सीधे देखिए, बता, मैं वैसे बोल दिया लेकिन है बहुत आसान। ये सीएल यहाँ पर ये जो है सीएल कर दे, बता देंगे आप, ये तो अभी बता दें। बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव इसमें, रिएक्टिविटी ऑर्डर 1, एक एक बोलते जाओ, 1 के बाद 4, 3, 2, 1, आपका अलग ही आंसर है। अरे 2, 1, 4, 3 क्या है भैया, क्या कहाँ पे इसमें? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो बेंजीन हम दिखा रहे हैं उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होगा, एक बेंजीन हमने छिपा रखा है, तो ये बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, तो इस बेंजीन रिंग की वजह से 2 की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। हमें कैसे पता? अरे स्ट्रक्चर खोलो, देखो क्या चीज, स्ट्रक्चर आपको देखो, किसी मॉलिक्यूल में 3 बेंजीन हो, 4 बेंजीन हो, 2 बेंजीन हो, तो एक भी बेंजीन इससे ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो उसको ज्यादा रिएक्टिव बोलेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं पर अटैक करेगा ना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमेशा कहां होगा? वहीं पर होगा। पक्का? डाउट? ये हो गई बात। किसी को डाउट हो तो बता दे अभी भी, इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने दिखाया इसको, ये बेंजीन को बढ़िया से बना दिया जिस पर अटैक होना नहीं है, और जो बेंजीन पे अटैक होना है उसको हमने क्या कर दिया? छिपा दिया। तो ये हुआ धोखे वाला क्वेश्चन, इसे कहते हैं DWQ। DWQ मतलब नेक्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चन खैर आप कर लेंगे इसमें, जिसमें जिसमें एक सुर में गलतियां होती है ना, ठीक है, अभी आएगा, अभी आने वाला, जस्ट अभी कुछ क्वेश्चन और देंगे। टेस्ट में क्या था? देखो अगर नॉलेज चेक करना होगा ना तो ऐसे कोई पूछेगा, तो ये तो हो गया काम, इसको उठा के नीचे ले जाते हैं, इसका कोई काम नहीं, क्योंकि इसको हमने यूज ही नहीं किया। चलो इसका यूज यहाँ करते हैं। कंपनी ने ये स्मार्ट बोर्ड बना के बहुत अच्छा किया, हमारे टीचरों को काम आसान कर दिया। मार्केट में PDF बिकेगा, पहले नोट्स बिका करती थी, लेकिन आपके लिए भी तो अच्छा होगा, मम्मी डैडी अब आप नोट्स तो प्रॉपर होनी चाहिए। अब हमने देखो है तो वही कॉपी किया हुआ, जो पिछले लिखा था उसी को लिख के हमने वापस करा, बस ऊपर हेडिंग चेंज है। इसमें लिखा है डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, मतलब इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन चाहे स्लो हो या फास्ट हो, डजंट मैटर कहां होगा। जैसे एक बेंजीन पर जब तक कोई ग्रुप अटैच नहीं होता तब तक बेंजीन के सारे कार्बन एक जैसे होते हैं, बेंजीन पे जब तक कोई ग्रुप अटैच नहीं होता तब तक बेंजीन के सारे कार्बन एक जैसे होते हैं, लेकिन जैसे बेंजीन पे एक बाहरी ग्रुप आ जाता है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के लिए 3 ऑप्शन बचते हैं, एक ये ऑर्थो, दूसरा ये मेटा, और तीसरा क्या होता है? पैरा। ऑर्थो 2 है, मेटा 2 है और पैरा 1 है। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो मेटा पे अटैक करता है या तो ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करता है। तो हम कैसे पता करेंगे? अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि एक जो है ये इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन कहाँ देगा, ये इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन कहां देगा, मतलब कहां अटैक करेगा। तो सीधा सीधा फैक्ट है, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा इसका अटैक भी वहीं क्या होगा? ज्यादा। तो जब कोई प्लसियम या प्लस ग्रुप होता है तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो तैरता हुआ ऑर्थो पे जाता है और फिर ऑर्थो से पैरा पर जाता है, फिर अगले ऑर्थो पे, यानी प्लसियम ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन को कहां बढ़ाता है? ऑर्थो और पैरा पे बढ़ाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का टारगेट भी ऑर्थो इन पैरा ही होता है, समझ में आ गया। और जो माइनस ग्रुप होता है वो उसी ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो मेटा बढ़ाया कहीं नहीं, जो 3 पोजीशन थी वहां से खींच लिया, तो जो बचा हुआ 2 पोजीशन मेटा है, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन वहीं पे ज्यादा मिलता है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां होता है? मेटा पोजीशन पे। तो सिंपल सा फैक्ट है कि जब प्लस एम ग्रुप होगा प्लस एच होगा, या तो अटैक कहां होता है? प्लस आई में भी ऑर्थो पैरा पे ही होता है, और जो प्लस एम माइनस एच माइनस आई होता है वहां अटैक कहां होता है? मेटा पोजीशन। सिंपल यही लिखा हुआ है, ये नोट में आप लिख लेना कि व्हेन A इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस एम प्लस एच प्लस आई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो पैरा पे बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां होगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। इसीलिए सभी प्लस एम प्लस एच प्लस आई ग्रुप को कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। ये हम हाइड्रोकार्बन में नहीं पढ़ेंगे, क्या चीज, तो चलो लिख लेना ना, इधर भी फिर सीधा सही है। ये अलग अलग से है ना, ये करेक्शन वहां पे बेंजीन रिंग था, यहाँ पोजीशन हो गया, ठीक है। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कहां होगा? मेटा पोजीशन पे, इसलिए माइनस एम ग्रुप को क्या कहेंगे बेटा? मेटा डायरेक्टर्स कहेंगे, बस इतना बताना है। तो ये जो आपने अभी कभी क्वेश्चन किया था ताजा ताजा, इसका रीजन ये हमने बता दिया। अगर हम इस पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा दिया, बोला इस पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करो बेटा, अब एक ही जैसा रिएक्शन, ठीक है, ये नीचे रिएक्शन के नीचे प्रोडक्ट भी तो बनाना है। बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पर या पैरा पे? तो जब एनिशाल है उस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जब हम देखेंगे, एल्कोहल ईथर फिनॉल पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इस पे समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा सीधा इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पर। अच्छा, इसमें ज्यादातर पैरा होता है, ज्यादातर क्या होता है? पैरा। पैरा अक्सर मेजर होता है, लेकिन हमेशा नहीं। पर अगर ये रिपल्शन की वजह से, प्रोफाइल का ग्रुप से रिपल्शन की वजह से पैरा अक्सर मेजर होता है, परंतु अगर ये रिपल्शन प्यार में बदल जाए या रिपल्शन इनके बीच में अट्रैक्शन में बदल जाए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड केटायन एनायन अट्रैक्शन हो जाए, तो ऑर्थो मेजर हो जाता है। पक्का? बस याद रखिएगा इसको, है ना, इसलिए ये पैरा। अब पैरा और ऑर्थो में कौन मेजर फ्यूचर में? यहाँ पर कहाँ अटैक होगा? देखो क्लोरीन जो होता है ये बेंजीन के कंपेयर में रिएक्टिविटी घटा तो देता है, परंतु इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमेशा ऑर्थो और पैरा पे ही करता है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमेशा कहां होता है? ऑर्थो पैरा। तो क्लोरीन एक डीएक्टिवेटेड ग्रुप होता है, सारे डीएक्टिवेटेड मेटा डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन क्लोरीन एक ऐसा डीएक्टिवेटेड ग्रुप है जो कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां होगा? सब सबके लिए सारे हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं,
या लिख लीजिएगा क्लोरीन इज ए ग्रुप विच इज रिंग डीएक्टिवेटेड बट इट्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ओके, यहाँ पर मुझे पता NO2 है तो कहाँ अटैक होगा बताओ? मेटा पोजीशन। अच्छा CH3 है तो कहाँ अटैक कराएंगे बताओ? बोलो। ऑर्थो एंड ठीक है, इसमें मेजर डिपेंड करता है। ओके, बेंजीन में तो कहीं भी आप अटैक करा सकते हैं, बेंजीन में तो कहीं भी अटैक करा दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर कोई ग्रुप लगा देते हैं, अगर हमने यहाँ पे COCH3 ग्रुप लगा दिया, चलो यहाँ पर कहाँ अटैक होगा बताओ? मेटा। यहाँ पर मेटा अटैक। यहाँ पर कहाँ अटैक होगा बेटा? ऑर्थो प्लस है पैरा। यहाँ पर कहाँ अटैक होगा बेटा? मेटा। ये तो हम कर चुके हैं, तो ये C2H5 पेंसिल भी तो चेंज कर दे बताओ, ऑर्थो प्लस है। यहाँ पर रिंग 1 रिंग 2 में से अब आपके एग्जाम में पेपर में ये नीट में जेई में दोनों में, पहले जेई में पूछा गया था फिर नीट में रिपीट किया गया, तो इसमें रिंग 2 के किस पोजीशन पे अटैक होगा? ऑर्थो और पैरा। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं जैसे ये ऐसे। इसमें ब्रोमीन का रिएक्शन कराया था, Br प्लस जोड़ा था, और ये आपके नीट और जेई दोनों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जेई में बहुत पहले पूछा था, नीट में उसके बाद। कौन सा? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसी में लिख देते हैं, इसी से बना देते हैं, डोंट वरी। अभी फिर से बिगड़ जाएगा तो पता चला कि जो है, अब एक 4 ऑप्शन आया था, एक बार Br को यहाँ जोड़ा था, एक बार Br को यहाँ जोड़ा, सॉरी एक बार Br को यहाँ जोड़ा था, एक बार यहाँ जोड़ा था, और एक बार इधर जोड़ा था, यहाँ पे एक बार ऐसे ऐसे मेजर पूछा था, तो मेजर ये वाला बने। यहाँ पर रिपल्शन की वजह से, ये भी जेई के क्वेश्चन हैं, नीट के में पूछे गए हैं। इसमें कहाँ अटैक होगा? रिंग 1 के किस पोजीशन पे? ऑर्थो और पैरा। यहाँ ज्यादातर पैरा पे अटैक होता है। यहाँ कहाँ अटैक होगा? ये ऑर्थो ब्लॉक है, ये इसके इस पैरा पोजीशन। इसमें अगर हम आपसे बात करें मेरे ख्याल से, तो इसमें कहाँ अटैक होगा? ये इस रिंग की ऑर्थो और पैरा। तो लिखाऊं या रहने दो इसको? ये हो गया मेरे ख्याल से, छोड़ो, ये हो चुका। तो इसी के साथ आता है डायरेक्टिंग इफेक्ट भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अच्छा, प्लस एम ग्रुप जो होते हैं वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं घटाते हैं? बढ़ाते हैं। और माइनस एम क्या करते हैं? घटाते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी कंपैरिजन। क्या पढ़ेंगे? स्टेबिलिटी कंपैरिजन। वैसे स्टेबिलिटी कंपैरिजन हम मॉलिक्यूल का देख चुके हैं, लेकिन हम उसे आयन में अप्लाई करेंगे। कहां अप्लाई करेंगे? आयन। स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ आयन। स्टेबिलिटी कंपैरिजन ये हम जानते हैं, इसका आधा पार्ट हमें पता, थोड़ा सा मुझे और बताना है। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ, पहले एनायन का देखें। क्या एनायन जानते हैं आप लोग? एनायन मतलब किसी के ऊपर कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो बातें याद रखना। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं आपसे, इसमें Cl माइनस और CH3COO माइनस में कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सा? CH3CO। क्यों? तो यहाँ पर 2 की स्टेबिलिटी 1 से क्या होगी? ज्यादा। गलत देखा। पहली बात देखना, सबसे पहले हम देखेंगे कि माइनस चार्ज अलग अलग एटम पे है या सेम एटम पे है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन अलग अलग एटम, व्हेन नेगेटिव चार्ज इज ऑन अलग अलग एटम। ठीक है, अलग अलग एटम, ठीक है, डिफरेंट एटम। दूसरा देखेंगे व्हेन व्हेन नेगेटिव चार्ज इज ऑन सेम एटम। अच्छा, सेम टाइप एटम हो, सेम टाइप ऑफ एटम। तो इसमें जो लिखेंगे जब अलग अलग एटम पे हो, तो इसके लिए सीधा सीधा हमें कुछ नहीं, दो हमें याद करना है कि स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। शायद इस पे चर्चा हो चुकी है हमारी आपकी En और साइज वाला। जब मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिखा रहा था, तो वहां पे शायद आपको बता दिया था कि बड़े साइज का एनायन जो होता है वो छोटे साइज के एनायन से ज्यादा स्टेबल होता है। ये होता है En देखेंगे फॉर सेम पीरियड, और हम साइज कब देखेंगे? फॉर सेम ग्रुप। अगर मान लिया ये एटम अलग अलग हो, तो वहां पर आपको फार्मूला यहाँ भी पता है, ये आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी, ये भी आप फार्मूला जानते हैं, मैं लिखा रहा हूँ। मेथड 1 फार्मूला 1 है, मेथड 1 है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिक नेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंटी एरोमेटिक नेचर। फिर अगर मान लिया एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कैटेगरी का नहीं हुआ, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। एनायन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता, लेकिन अगर कहीं भी एनायन में हाइपर कंजुगेशन होता तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता? हाइपर कंजुगेशन। कहीं होगा तो होगा, देखा जाएगा। ठीक है, वैसे एनायन में तो डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन मान लो एनायन के साथ कोई साथी जो ग्रुप जुड़ा है उसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा हो, तो उसका प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। जैसे मान लो एनायन तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, जैसे ये एनायन तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होता, ठीक है, परंतु इस एनायन के साथ एक साथी हम लगा दें, ये एनायन के साथ एक डबल बॉन्डेड ग्रुप लगा दिया, तो ये अपने हाइपर कंजुगेशन की हरकत से ये इसकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करेगा। हाइपर कंजुगेशन यहाँ होगा, यहाँ, क्योंकि जब हाइपर कंजुगेशन होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, और जब माइनस आएगा तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो स्टेबिलिटी अलग टाइप का होगा। समझ में आ गया? तो जी रेजोनेंस प्लस हाइपर, यहाँ से हाइपर कंजुगेशन के थ्रू हुआ नहीं, हाइपर कंजुगेशन कहलाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड से डिलोकलाइजेशन क्या कहलाता है? हाइपर कंजुगेशन। आगे हम आपको बता रहे हैं, डोंट वरी। एक काम करें, हाइपर कंजुगेशन एनायन में नहीं होता, लेकिन उसके पड़ोस में जो एनायन होगा उससे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, न हो तो नहीं देखेंगे, खत्म कहानी, लिख लिया फार्मूला। नंबर 2 मेथड 2, मेथड 2 जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, बाई चांस इस मेथड में आपको दिक्कत हो रही हो या इस मेथड को यूज करने में आपको दर्द हो रहा हो, तो आप दूसरे मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसमें क्या है, जैसे जो एनायन होता है, एनायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इस एनायन के साथ अगर देखो, नेगेटिव चार्ज एक बीमारी, इस एनायन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ -m -h -i, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और खींच के इस बीमारी को कम करेगा, मतलब ये दर्द को बांटेगा। और जब दर्द बढ़ता है फैमिली में तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक ही फैमिली का इंसान अगर दर्द सहता है तो फैमिली क्या हो जाती है? टूट जाती है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसका उल्टा,
इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हो तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करेगा, यहाँ माइनस और बढ़ाएगा और स्टेबिलिटी घटा देगा। तो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एनायन को स्टेबल करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एनायन को क्या करते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच माइनस आई, साथ ही ये इफेक्ट। ये ट्रिक है, इट्स ट्रिक। अगर ऊपर वाला फार्मूला लगाना पाए तो इसको लगा लीजिए, ठीक है। अच्छा ये है एनायन का, केटायन भाई का इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। बस आपको यहाँ पर एनायन के स्थान में क्या लिखना पड़ेगा, जहां एनायन लिखा है वहां लिखना पड़ेगा आपको केटायन, ठीक है। कॉपी किया हो ना, पता नहीं, जहां जहां एनायन है वहां वहां क्या लिखना पड़ेगा, केटायन। तो आप लिखेंगे स्टेबिलिटी डायरेक्टली स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ केटायन। केटायन में क्या होगा, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन अलग अलग एटम, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएन होगा। और याद रखना यहाँ पर स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, साइज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा यहाँ पर अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कर दिया तो स्टेबिलिटी, भाई ये तो फार्मूला वैसे लगेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पर चेंज हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ केटायन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई हो गया फार्मूला। फ्री रेडिकल और केटायन भाई भाई होते हैं, फ्री रेडिकल और केटायन क्या होते हैं, भाई भाई। तो जैसा केटायन में होता है वैसे किसमें होता है बताओ, फ्री रेडिकल में। बस फ्री रेडिकल एरोमेटिक नहीं होता, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, एरोमेटिक नहीं होते। तो एरोमेटिक वाला नियम नहीं लगता, बाकी आप लगा सकते हैं। कोई डाउट भाई किसी को, तो केटायन का उल्टा एनायन, केटायन एनायन चेक कर लो, केटायन अपने आप आ जाए। तो चलिए कुछ एग्जांपल पेश करेंगे आपके सामने, इजाजत है पेश करें। अच्छा तो पहले क्या लिखोगे, हाँ ये वाला, ये वाला पार्ट है भाई, एरोमेटिक चाहे केटायन हो चाहे एनायन हो स्टेबल होगा, एंटी एरोमेटिक चाहे केटायन हो एनायन अनस्टेबल होगा, रेजोनेंस चाहे एनायन में हो या केटायन में स्टेबल होगा, हाइपर कंजुगेशन तो केटायन में होता है एनायन में नहीं होता, तो हाइपर कंजुगेशन तो सिर्फ केटायन में दिखेगा। बस तो चंद सवाल आपके सामने पेश करता हूं, तो जरा इजाजत दीजिए ना। ये साथ कौन है, अच्छा आए हैं क्या ये साथ, ये बार बार इतने पेजेस खुल चुके हैं क्या, आए ये थोड़े से चंद एग्जांपल इनकी आपको स्टेबिलिटी बतानी है। तो आप डायरेक्ट ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब सेम पीरियड से हैं, तो इसमें ईएन देख के जवाब देंगे और आप साफ साफ बोलेंगे कार्बन से अच्छा नाइट्रोजन, उससे अच्छा ऑक्सीजन, उससे अच्छा फ्लोरीन, इस पे प्लस कर दें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे बेटा, पक्का। नेक्स्ट ये अगर सिंगल बॉन्ड पे माइनस है तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका हाइड्रोजन sp3 है, sp3 sp2 sp वाले का ईएन क्या होता है ज्यादा, sp2 वाले का ईएन क्या होता है कम। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। सिंगल बॉन्ड पे माइनस अनस्टेबल, डबल बॉन्ड का माइनस स्टेबल, बेंजीन पर माइनस डबल बॉन्ड पे है तो ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो सब इलेक्ट्रॉन खींच के स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे इधर। यानी पक्का भाई O से ज्यादा F होता है और F तो इनसे ज्यादा होते हैं, नहीं आया समझ में, आ रहा है समझ में। अच्छा यहाँ पे अब यहाँ पे माइनस चार्ज जो है, अब वो सेम एटम पे, ये एटम अलग अलग था, या माइनस चार्ज सेम एटम पे, तो जब एटम सेम हो तो फिर वो वाला फार्मूला लगा देंगे, वो जो सेकंड फार्मूला था, क्या फार्मूला था, एरोमेटिक एनायन, एनायन अगर एरोमेटिक रिंग का हिस्सा हो तो, ठीक है, एनायन शुड बी ऑन, एनायन शुड बी पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग, ठीक है। इससे पहले एक सवाल और करा दूं क्या, रुक जाओ, इससे पहले एक सवाल करा दूं तब इस पे आऊं। स्लो मोशन में क्यों बात करो यार, नहीं मानेंगे, मतलब अपनी बात खत्म करके ही मान लेंगे, जब तक बात खत्म नहीं तब तक नहीं मानेंगे। क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, तो 1 3, अच्छा मतलब बात करके ही मानेंगे, पूरा फुल कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद। कर लो भाई कर लो, अच्छा इसमें अगर आपको स्टेबिलिटी बतानी तो सिंपल सा फैक्ट आप मुझे बताइए, ये रेजोनेंस होगा यहाँ पर, बोलो यहाँ रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होगा यहाँ पे, यहाँ भी होगा यहाँ नहीं होगा, तो ये सबसे स्टेबल है। अब इन दोनों में अगर माइनस चार्ज CS3 से जुड़ा है, ए प्लस आई ग्रुप होता है, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन भेज के स्टेबिलिटी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और माइनस आई ग्रुप क्या कर देंगे स्टेबिलिटी, सॉरी ये प्लस आई कम करेंगे। यहाँ पर इस केस में दो तरफ प्लस आई ग्रुप लगा, या ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री 3 डिग्री कार्बन है, और एनायन की डिग्री बढ़ती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। पक्का कर लेंगे आप लोग ऐसे क्वेश्चन, रुको आंसर हो जाएगा 1 2 3। अगर मैं इसमें सवाल करूं आपसे, अभी उसका नंबर नहीं है, हाँ बात कर लो बहुत जरूरी है। हाँ, ये आपको बताना इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें होगा 5, इसमें भी 5, लेकिन इसमें जो माइनस चार्ज है ये इस रिंग के लूप का हिस्सा है, रिंग का जो लूप होता है, जब कोई चार्ज रिंग के लूप का हिस्सा होता है, एरोमेटिक रिंग का हिस्सा होता है, तो वो एक्सट्रीमली स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर कोई माइनस चार्ज रिंग के अंदर जो एरोमेटिक रिंग है उस लूप का हिस्सा ना हो तो वो क्या होता है, कम स्टेबल, तो स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी जो है ज्यादा। आई थिंक ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे आप लोग। अच्छा इसी में अगर हम उल्टा चार्ज कर दें तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, तो यहाँ पर प्लस, तो अब आप ये सीधा सीधा ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक, ये तो आप एरोमेटिक ही है तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, केटायन एरोमेटिक हिस्सा नहीं है, बेंजीन रिंग एरोमेटिक, पक्का, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ओके मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। एक सवाल और कर लेते हैं, बताएंगे आप लोग, बच्चे बाहर बोलते हैं ना पैसा आपने लिया हम क्यों बताएं ना, उनको ये नहीं पता कि हमने नहीं, कंपनी ने लिया, और कंपनी आपकी हमारी नहीं, हम तो आपके नौकर, समझ में। अच्छा पैसा किसने दिया, इस कंपनी को प्रोड्यूस किसने किया, आपने किया, अलग से को पैसा किसने दिया, आपने दिया ना, पेमेंट किसने किया, ओके। तो ये थोड़े से हैं
देखो इसमें रेजोनेंस किसमें होगा, बातें नहीं, फर्स्ट में होगा, बाकी में, तो बाकी में केटायन का क्या देखेंगे, देखो अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड से भी होता है और केटायन से भी होता है, परंतु जो इस मॉलिक्यूल को प्रभावित करेगा वो केटायन करेगा, क्योंकि चार्ज होता है वो नेचर को बिल्कुल चेंज कर देता है, तो इसका जो भी लाइफ डिसाइड होगी वो केटायन से डिसाइड होगी। तो केटायन के पास अल्फा एच यहाँ पर कितने होंगे, ये केटायन का अल्फा एच इधर 2 और 1 इधर 5, इसमें 3 और 1 4 और इसमें 2, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पहला दूसरा तीसरा। डायरेक्टली कभी कभी 3 डिग्री वाला अल्फा एच का होने के बावजूद भी गड़बड़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया एक बार मैंने प्लस यहाँ कर दिया, एक बार प्लस यहाँ कर दिया और एक बार प्लस यहाँ कर दिया, और स्टेबिलिटी ऑर्डर से पूछा जाए तो ये 2 डिग्री होने के बावजूद भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें बेंजीन के साथ केटायन का क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर स्टेबिलिटी घटेगी पक्का, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस, यहाँ अल्फा एच ज्यादा, वहाँ अल्फा एच, जब रेजोनेंस नहीं होता है तो ज्यादा डिग्री वाला 3 डिग्री वाला ज्यादा होता है, ठीक है। एक लास्ट कुछ गलतियां आपके दिमाग में रहती हैं, थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, उसे दूर कर लें फिर हम आगे बढ़ जाएं। फिर ये रहेगा CH3O और ये CS2, इनमें ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, क्यों, हमेशा क्यों, बैक बॉन्ड, उससे क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर बनता है वो जो केटायन होता है उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर कितने भी स्ट्रक्चर बना लेंगे किसी किसी का ऑक्टेट अधूरा रहेगा, तो इसलिए जहीं कहीं भी ऑक्टेट पूरा होने वाला रेजोनेंस हो तो वो सबसे स्टेबल रेजोनेंस माना जाता है, ठीक है। बस इसका मतलब ये आपको आ गया। अब हम एक और बात बताएं, जैसे मैं एक और सवाल करूंगा आपसे, एक फॉर्मेट आयन है और एक फिनॉक्साइड आयन, इसमें आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो फॉर्मेट आयन में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होंगे ये 2 होंगे, परंतु दोनों आपस में सिमिलर होंगे, इक्विवेलेंट। यहाँ पर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 5 बनेंगे परंतु पांचों अनसिमिलर होंगे, तो जहां भी सिमिलर स्ट्रक्चर बनते हैं वो रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर वाले रेजोनेंस क्या होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव, इसमें इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी ज्यादा और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम, नहीं आ समझ में आपको पक्का। यहाँ पर माइनस चार्ज सेम स्ट्रक्चर, ऊपर वाला देखो बेटा, ऊपर वाले में जो रेजोनेंस 2 ही बना, लेकिन जो दूसरा बना उसमें फैमिली के ऑक्टेट पूरे हो गए, सबके ऑक्टेट पूरे हो गए, इसमें जितने स्ट्रक्चर बनाएंगे वो किसी किसी का ऑक्टेट अधूरा रहेगा, कभी भी पूरा नहीं होगा, संख्या में ज्यादा होगा पर क्वालिटी कम है इसकी, आया समझ में आपको, ये संख्या में क्या है कम है, लेकिन जो बना वो हाईली क्या बन गया स्टेबल, क्योंकि किसी केटायन को लोन पर स्टेबल करता है। यहाँ पर देखो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है और यहाँ पर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो कम स्टेबल होता है पक्का। हाँ ये तो आपने फंसा दिया मुझे, अब कैसे गलत किया, कैसे फंसाया मुझे आपने, मैंने ये रूल कब बताया था, स्टेबिलिटी और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, तो ये दोनों आपस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, अब आप फंस गए, इन दोनों में कौन स्टेबल होगा, समझ गए। आप लोग जब पढ़ते हो तो आपकी गलती है जो मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि आप किसी स्टेटमेंट को आधा पढ़ते हो, अगर उसी स्टेटमेंट को पूरा पढ़ेंगे ना तो कभी गलत नहीं होगा। आपकी हर हर मर्ज की दवा आपकी नोट्स में आपकी बुक्स में, अगर किसी ने कह दिया कि जो मॉलिक्यूल रेजोनेंस करते हैं उनकी असलियत हाइब्रिड में नजर आती है, तो मैं एप्लीकेशन ना भी पढ़ाऊं तो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का क्या बना लो हाइब्रिड आंसर पता चले, मैं चाहूं तो ना पढ़ाऊं, कभी आपने पढ़ा सेल्फ स्टडी से भी AIR 1 मिला, AIR 1 पीयूष श्रीवास्तव इलाहाबाद 2006 SIT टॉपर, AIEEE टॉपर, खैर आपका जन्म नहीं हुआ होगा उस समय है ना, क्या था पीयूष श्रीवास्तव कहीं कोचिंग नहीं किया था, सिर्फ ट्यूशन पढ़ा था, कुछ डाउट्स होते थे, हमारे जो गाइड थे जिनके साथ में रिसर्च करता था, जिसके अंडर प्रोफेसर सिद्दीकी साहब, उन्हीं के साथ आके वो डाउट पूछता था, तो वो कभी कभी पकड़ाते थे, जरा बता दे संजय तो इसको डाउट बता दे, वो सिर्फ डाउट उसने पूछा है, AIR 1 रैंक दिया था उसने, जेईई में भी दिया था, अपने बोर्ड में भी दिया था और IEEE में द ओनली स्टूडेंट जिसने, तब जेईई मेंस नहीं होता था, तब एग्जाम अलग होता था। अच्छा पहले 2 एग्जाम होते थे, एक स्टेट लेवल के होते थे कि मोतीलाल का होता था, मुझे MLNR करके एग्जाम होता था और एक एडवांस होता था। तब पेपर जो होते थे 2 प्रकार के होते थे, एक होता था सब्जेक्टिव, एक होता था ऑब्जेक्टिव। एक तो होता था जिसमें आपको ऑप्शन आते थे और इसमें से 40,000 बच्चे सेलेक्ट होते थे, वो रिटन एग्जाम देते थे, उसका रिजल्ट आता था, रिटन एग्जाम देते थे, लिख कर जैसे बोर्ड का पेपर होता था। 2006 में ये चेंज हो गया, 6 के बाद, फिर इसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव आने लगे। तब पेपर जब जेईई आता था तो उसको सॉल्व करने के लिए कई लोग लगते थे, इसका आंसर भी तब आपको रिएक्शन लिखना होता था, ऑप्शंस नहीं देना पड़ता था, रीजन लिखना पड़ता था। चलो ठीक है, पेपर अभी तो आसान आने लगे सब। हाँ यहाँ पर बताएं क्या बताएंगे, इसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दोनों क्या होंगे बेटा सिमिलर, इसमें क्या होंगे अनसिमिलर, तो जहां पर सिमिलर बने वहां स्टेबिलिटी क्या होती है ज्यादा पक्का। तो एक यहाँ पर थोड़े डाउट हो सकते थे आपको, एक यहाँ हो सकते थे, ये डाउट आपके क्लियर हो गए। एक डाउट और होगा वो आपको नहीं पता, उसका रीजन नहीं पता, वो ये होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसे लोग डांसिंग रेजोनेंस कहा जाता है, लेकिन कभी गूगल में डांसिंग रेजोनेंस डाल के देखो तो किसी को डांस करता हुआ दिखा देता है ना, तो डांसिंग रेजोनेंस कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए डांसिंग रेजोनेंस बोल देते हैं ताकि ये याद हो, कोटा वाले। बाकी अब फिर कोटा की नोट्स हर जगह चलने लगी है तो अब सभी लोग डांसिंग रेजोनेंस बोलने लगे, और गूगल से पूछेंगे तो उसको नहीं पता। इसमें दोनों की स्टेबिलिटी अगर चेक किया जाए, अगर हम उम्मीद करें तो हमें लग रहा था कि ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ये कम स्टेबल होना चाहिए, लेकिन रियली में ये ज्यादा स्टेबल पाया जाता है, ठीक है। इसका रीजन दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेरी मार्च, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेरी मार्च, पेज नंबर 719, ये है उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर शुड बी बट इन रियल इट इज 1 इज ग्रेटर देन 2, रियल में 1 की ज्यादा होती है 2 से। इसके पीछे रीजन दो, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि ये पढ़ा हुआ शायद आपने क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर शुड बी बट इन रियल, सॉरी यार सही किया, करेक्शन नहीं तो फिर बाद में कोई पीडीएफ पाएगा तो कौन सा टीचर ऑर्गेनिक पढ़ा है, बट इन रियल इट इज ओके ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस भी कह सकते हैं आप, बट ये डांसिंग रेजोनेंस वर्ड जो है ठीक है अभी पढ़ने के लिए ठीक है, पर फ्यूचर में आपको जो है इसको मिलेगा नहीं। एक्चुअली ये बताया जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि ये मॉलिक्यूल में जो ये साइक्लोप्रोपेन की रिंग होती है और जो पी ऑर्बिटल्स होता है वो सेम प्लेन में होते हैं, और सेम प्लेन में होने की वजह से ये जो सिग्मा सिग्मा का इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड के बीच का इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है ना उसी टाइप का कुछ यहाँ पर भी होता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके साथ डिलोकलाइज होता है यहाँ पर,
और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। तो चूंकि कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कठिन होता है, तो जब वो डीलोकलाइज होता है तो एनर्जी ज्यादा निकलती है, और एनर्जी ज्यादा निकलेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक रीजन हो गया। जैसे आपसे बोला जाए कि एक 100 किलो का स्टूडेंट है और एक 60 किलो का, दोनों में किसका दौड़ना कठिन है? 100 वाले का दौड़ना टफ है। लेकिन अगर दोनों को सेम स्पीड से दौड़ा दिया जाए तो अब किसकी बॉडी से एनर्जी ज्यादा निकलेगी? दौड़ने के बाद कौन ज्यादा स्टेबल महसूस करेगा बताओ? 100 वाला। समझ में आ गया? तो जो काम टफ होता है जब वो होता है तो एनर्जी ज्यादा लॉस होती है। तो कार्बन कार्बन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो ये एनर्जी ज्यादा लॉस होती है। एनर्जी ज्यादा लॉस होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा बढ़ती है। ये रीजन नंबर 1। इस अच्छा एक और बात बता दूं, अकॉर्डिंग टू एमओटी सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के अकॉर्डिंग भी बताया जाता है, इधर देखो। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ये मॉलिक्यूल में जो होता है, कुछ लोगों ने कहा इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तनाव बहुत ज्यादा है, इसको बहुत अनस्टेबल होना चाहिए। तो इनके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये बायोलॉजी पढ़ना पड़ा था हमें भाई प्रीलिम्स के लिए, है ना। बायोलॉजी जानता हूं मैं, थोड़ा बहुत पढ़ा हूं, है ना, पढ़ा सकता हूं, लेकिन ये पढ़ना। ओके। हाँ, मैं तो कोचिंग में पॉकेट मनी के लिए फिजिक्स पढ़ाने गया था, उसने कहा कि केमिस्ट्री पढ़ा लो। उसने अगर बायो कहा था, मैं बायो शुरू कर दिया था पढ़ाना, लेकिन उसे यही बोला जो वही थी। ओके, चलिए यहाँ पे देखें। इसलिए होता क्या है कि ऐसा मानते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्बिटल होता है ना, स्ट्रेन की वजह से यहाँ से टूट के ये इसके साथ ओवरलैप हो जाती है ऐसे। जगह कम है, स्पेस कम। और इसके जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऑर्बिटल में जो होते हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गोल गोल घूमते रहते हैं। और ये जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो एरोमेटिक टाइप का रिंग जो होता है, रिंग क्रिएट होता है, और इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। परंतु ये सब आपको ऑर्डर ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है। आप तो जो जानते हैं उसी को बोलो, ये डांसिंग रेजोनेंस। इसको डांसिंग रेजोनेंस क्यों कहते हैं? ये डांस जैसे आप लोग कभी आपने मामा या मामी की शादी अटेंड किया, कभी आपने नहीं अटेंड किया? भैया भाभी की शादी अटेंड किया कभी? अरे गलत क्यों? अटेंड नहीं किया? अबे शादी भैया भाभी की हो रही है तो अटेंड तो तुम एक शादी में तो दो की शादी हो रही ना। अच्छा, तो वो जो म्यूजिक के साथ आप लोग जो करते हो ना, वो एक प्रकार से डांस, वो डांस नहीं होता एक्चुअली। डांस करने की इच्छा तो सबको होती है। म्यूजिक के साथ हम ये बस तरह तरह से स्टेप जो है कमर हिला ले, ये भी कर ले, लेकिन कुछ हिलता नहीं है ना। फिर मजबूरी बस कुछ लोग पेट ही हिला के चले जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग कुछ लोग सनी कुछ लोग सनी देओल वाला डांस ही कर लेते हैं, एक बार इधर जाते हैं, एक बार इधर जाते हैं। और हमारे जैसे लोग होते हैं तो क्या साइड में खड़े के ताली बजा देते हैं ना। तो ये उसी डांस जैसे नजर आता है कि एक बार मॉलिक्यूल इधर जाता है सनी देओल के डांस में, और एक बार मॉलिक्यूल इधर आता है, जिसे डांसिंग रेजोनेंस कहा जाता है। तो डांसिंग रेजोनेंस जहां होता है वो मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल होता है, काफी स्टेबल होता है। तो जहां भी डांसिंग रेजोनेंस हो वो मॉलिक्यूल बहुत क्या होता है। लेकिन डांसिंग रेजोनेंस हर जगह नहीं होता। डांसिंग रेजोनेंस सिर्फ एक एग्जांपल वो क्या है, केटायन से 3 मेंबर का रिंग अटैच होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो। अच्छा, जितना ज्यादा केटायन के साथ 3 मेंबर की रिंग अटैच होगी उतना ही ज्यादा ये स्टेबल होगा। जैसे मान लिया केटायन के साथ हमने 3 रिंग अटैच कर दी, ये और ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस होगा, इसमें ये और ज्यादा स्टेबल पाया गया, है ना। और अगर 2 साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगा हो तो ये थोड़ा कम, एक लगा हो तो थोड़ा और कम, और इससे भी कम कौन होता है, बेंजीन, बेंजाइल। जानते हैं आप लोग ना, ये खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बता दो, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए साइक्लोप्रोपाइल रिंग किसी 3 मेंबर के रिंग से लगा और वो 3 मेंबर में प्लस चार्ज, और यहाँ पर प्लस चार्ज, तो ये डांसिंग रेजोनेंस भी करेगा और एरोमेटिक रिंग भी है इसके अंदर, क्योंकि ये प्लस यहाँ जाएगा तो ये डांस कर लेगा, यहाँ जाएगा तो ये डांसिंग रेजोनेंस कर लेगा, यहाँ जाएगा तो ये डांसिंग। इसकी स्टेबिलिटी इससे भी क्या होती है, ज्यादा। पर इतने ज्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना ही बहुत है, वही भी आपके एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। इतना याद रखना। एक सवाल और कर दूं, लास्ट सवाल, जहां पर आप गलती करने वाले हैं, गलती एक और करने वाले हैं आप, लास्ट है। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हो? ऑक्सीजन। बताओ, छोड़ो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों में, बोलो। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्टेट है, तो रेजोनेंस में अगर किसी केटायन का ऑक्टेट पूरा हो रहा हो ना, तो डांसिंग से भी ज्यादा स्टेबल होता है। समझ में आ गया? तो रेजोनेंस में 3 केस हो गया केटायन का। अगर केटायन की बात करें, केटायन का रेजोनेंस हम बात करें, है ना, एक हो गया विथ लोन पेयर, ये सबसे भारी होगा। फिर इसके बाद डांसिंग रेजोनेंस, उसके बाद क्या हो जाएंगे, नॉर्मल, नॉर्मल रेजोनेंस। पक्का? तो अगर कहीं केटायन लोन पेयर से रेजोनेंस करा तो सबसे स्टेबल, फिर डांसिंग वाला, फिर उसके बाद क्या होगा, नॉर्मल रेजोनेंस। अगर कोई आपसे सवाल करे तो इसका मुंह तोड़ जवाब देना, ठीक है। मुंह तोड़ के नहीं, मुंह तोड़ जवाब है ना। कहाँ कौन रोकना, किसकी औकात है जो रोक दिया आपको? इस देश के फ्यूचर हीरो हैं आप लोग, कौन रोक सकता है यहाँ पर बताओ? स्टेबिलिटी 1 2, पक्का। अगर आपको आयन की स्टेबिलिटी निकालना आ गया तो एसिड की एसिडिटी और बेस की बेसिसिटी भी आ जाएगी, क्योंकि सब उसी पर डिपेंड करता है। आया समझ में? पक्का? तो जी, क्या बेटा? डांसिंग रेजोनेंस, हाँ, डांसिंग रेजोनेंस एरोमेटिसिटी से ज्यादा स्टेबल नहीं होता।
अगर इसे एरोमेटिक रिंग को दिया जाए तो वो सबसे स्टेबल होता है। आया समझ में आपको? एरोमेटिक रिंग डांसिंग रेजोनेंस होता है, उससे भी भारी एरोमेटिक केटायंस होते हैं। ठीक है, चलिए ये तीन इसी में कंफ्यूजन। अच्छा आपको बता दूं, आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे ना, एग्जामिनर एकदम आपको डाइवर्ट नहीं करेगा, वो एक टाइप का पूछेगा आपसे। ये वैसे डांसिंग रेजोनेंस आपके एग्जाम में अभी तक नहीं आया क्या कभी? मेरे ख्याल से 40 साल में मैंने कभी दिखा नहीं है, और इसका क्वेश्चन सिर्फ एक या ट्रिपल में भी नहीं है, ना कभी जेई में आया, ना कभी जेई मेंस में आया, ना कभी नीट में, क्योंकि इसका रीजन एक जगह दिया है जेरी मार्च में, और वो सिर्फ एक लाइन का है, तो इसलिए पूछा नहीं गया कभी। हाँ आपके टेस्ट में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भरोसा नहीं टीचर कोई भी ट्यूब दे देते। इसमें हम आपसे बताएं तो क्या होगा, जल्दी से बता। अब यहाँ पर देखो सिंपल माइनस चार्ज का रेजोनेंस होगा, और यहाँ पर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 3 बनेंगे, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। यहाँ पर 2 बनेंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर। यहाँ पर 5 बनेंगे, लेकिन ये अनसिमिलर। और जहां पर सिमिलर स्ट्रक्चर बने उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, और यहाँ रेजोनेंस होगा ही नहीं, याद रखना। सबसे स्टेबल हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। ये है मिथाइल सल्फोनेट आयन, ये है कार्बोक्सिलेट आयन, ये फिनॉक्साइड आयन, और ये क्या है, इथॉक्साइड। कभी भी किसी एसिड से H निकालते हैं तो उसके आगे 8 लगा देते हैं, और किसी भी अल्कोहल से H निकालते हैं तो एनायन का नाम लिखने के लिए ऑक्साइड लिख देते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से निकाला तो उसका क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट। एसिटिक एसिड से निकाला तो क्या लिखेंगे, एसीटेट। बेंजोइक एसिड से निकाला तो बेंजोएट। सल्फोनिक एसिड से निकाला तो सल्फोनेट। लेकिन अगर आपने फिनॉल से निकाला तो फिनॉक्साइड, इथेनॉल से निकाला तो मिथेनॉल से निकाला तो, ठीक है, इसका नाम हो गया मिथाइल सल्फोनेट आयन। ये है मिथाइल एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड का आयन है, बोलो, या इथेनोएट आयन। ये है फिनॉक्साइड और वो इथॉक्साइड। ये स्टेबिलिटी कार्बन। ठीक है, आपके एग्जाम में बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये बेंजाइल कार्बन आयन या कार्बोकेटायन। बेंजाइल कार्बन आयन कार्बोकेटायन जानते हैं, इसको कॉपी ऐसे करके बताया जा सकता है। ठीक है, बेंजाइल इसको कहते हैं बेंजाइल कार्बन आयन। बेंजाइल जानते हैं आप लोग शायद, अरे पढ़ चुके हैं आप। सुनो, ये नाम आपको आना चाहिए, क्योंकि नाम से भी कभी-कभी लोग पूछ लेते हैं। अगर कहीं पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड का एक हाइड्रोजन हम हटा दें, ठीक है, और इसको ग्रुप बना दें, तो इसको कहते हैं विनाइल। ठीक है, और जिस कार्बन की वजह से ये विनाइल बना उसे कहते हैं विनाइली कार्बन। क्या कहते हैं, विनाइली कार्बन। अगर इस विनाइल में हम जो है कभी CH2 लगा दें, CH2, तो ये पूरा पार्ट कहलाता है एलाइल, और जिस कार्बन की वजह से ये एलाइल विनाइल एलाइल हो गया तो उसको एलाइली कार्बन कहते हैं। मैं बोलूं विनाइल केटायन बनाओ तो आप विनाइल पोजीशन पे प्लस लिखना। मैं बोलूं एलाइल केटायन बनाओ तो एलाइल पोजीशन पे प्लस लिखना। एलाइल क्लोराइड बनाओ तो यहाँ पर क्या लिख देना, CH। एलाइल अल्कोहल बनाओ तो यहाँ पर क्या लिख देना, OH। विनाइल अल्कोहल बनाओ तो यहाँ पे क्या चिपका देना, OH। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर बेंजीन का हाइड्रोजन हटाते हैं, बेंजीन का हाइड्रोजन हटाते हैं तो इसको कहते हैं फिनाइल। क्या कहते हैं, फिनाइल। और जिस जहां से हाइड्रोजन हटाया उसे कहते हैं फिनाइली कार्बन। क्या कहते हैं, फिनाइली कार्बन। इस फिनाइली कार्बन पर अगर CH2 जोड़ दें तो ये जो पूरी यूनिट होती है ये कहलाती है बेंजाइल। क्या कहते हैं बेटा, जिस कार्बन की वजह से ये फिनाइल बेंजाइल हो गया उसे कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड बनाओ तो यहाँ पे Cl चिपका देना। बेंजाइल ब्रोमाइड बनाओ तो यहाँ पर Br चिपका देना। बेंजाइल अल्कोहल बनाओ तो यहाँ पर OH चिपका देना। बेंजाइल कार्बोनाइल बनाओ तो कर लेंगे आप लोग। जैसे मैं होमवर्क देता हूँ, इनके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो इतनी यूनिट सब में है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके देखो। यहाँ पर माइनस चार्ज सेम एटम पर है, माइनस चार्ज क्या है, सेम एटम पर है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज देखना। आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक, इन सबके रेजोनेंस बना लो, सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, और सभी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपस में कंपेयर कर लो। जिसमें ज्यादा संख्या में होंगे ज्यादा स्टेबल होंगे, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, और जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम संख्या में होंगे कम स्टेबल होंगे, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। एक तो ये तरीका। अब लेकिन एक ही के 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, 5 इसके बनते हैं, इसके 5 बनते हैं, इसके 6 बनते हैं, इसके 5 बनते हैं, तो 20-22 स्ट्रक्चर बनाने में आपको लगेगा टाइम। या तो दिमाग में आप बना लो, और अभी आप इतने एक्सपर्ट नहीं हुए कि हो सकता है दिमाग में आप तुरंत बना ले, अभी गलतियां आपसे होंगी, एक्सपर्ट होंगे थोड़े दिन बाद। तो एक दूसरा तरीका हमारे पास है, जानते हैं क्या, ये तो ये पैराटन है कि इसको क्या कर रहा है, इसको बर्बाद कर रहा है, इसको आबाद कर रहा है, इसको स्टेबल कर रहा है, इसको अनस्टेबल। आप उससे भी आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, जैसे ये अपना लोन पेयर है, ये बेंजीन को देगा कि नहीं देगा। तो अगर ये अपना लोन पेयर इस बेंजीन को देगा, बोलो, तो ये वाला बॉन्ड कहां पर जाएगा, इस पोजीशन पे जाएगा। फिर ये माइनस रेजोनेंस करके इस पर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो जैसे पहला माइनस यहां पर आएगा, दूसरा माइनस यहां पर आएगा, यहां पर माइनस आते, ये दोनों माइनस आपस में क्या कर बैठेंगे, लड़ बैठेंगे। माइनस माइनस के बीच में लड़ाई हो जाएगी, माइनस माइनस करीब आ जाएंगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, स्ट्रेन बढ़ जाएगा, इंटरनल एनर्जी हाई हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होगा। या ये पैर से अपने ग्रुपों को भेज करके यहाँ पर ये इस एनायन को क्या कर रहा है, धमका रहा है, इसको स्टेबल कर, इसको अनस्टेबल कर, फिर वापस यहाँ पर आएगा रिटर्न। उल्टा यहाँ पर ये जो CH2, तो यहाँ पर ये जो अपने रेजोनेंस इफेक्ट द्वारा, मतलब ये प्लस R इफेक्ट द्वारा इसकी स्टेबिलिटी को घटा रहा है। ये अपने माइनस R इफेक्ट का जलवा दिखा के माइनस R वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, फिर ये प्लस कहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर, और ये प्लस और माइनस तुरंत क्या करेंगे, और यहाँ इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो, तो ये वाला इनके एक केटायन एनायन बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल में एक और स्ट्रक्चर में इजाफा कर रहा है, ये स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींच करके प्लस चार्ज को बढ़ भेज के इस कार्बन पे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, जल्दी बताओ। यहाँ पर ये माइनस R से स्टेबिलिटी जो है बढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन भेजा जाता है, वैसे हाइपर कंजुगेशन में भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन द्वारा जो है यहाँ पर अगर 2 हाइड्रोजन है, ये इधर जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, फिर ये माइनस आएगा, फिर ये माइनस, ये माइनस माइनस आपस में क्या करेंगे बताओ, रिपल्शन, रिपल करके स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, घटेगी, और ये प्लस H से स्टेबिलिटी घटाई जाएगी। बोलो, ज्यादा स्टेबिलिटी कौन घटाएगा, ये प्लस R घटाएगा या प्लस H घटाएगा, प्लस R ज्यादा घटाएगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 4 3 1। आया समझ में आपको? आप चाहें तो साथ ही दिख के जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो इसका भेजा हुआ इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्थो पैरा पे आएगा, तो इसका ये ऑर्थो है, फिर ये पैरा है, फिर ये उस कार्बन पे नहीं जाएगा जिस पर माइनस चार्ज। तो अपने प्लस R से इस एनायन को ना तो बर्बाद करना, आबाद करना, स्टेबल करना, अनस्टेबल करना। ऐसे ये CH2 ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अपने ऑर्थो और पैरा से खींचेगा CH2, और ये उस कार्बन से नहीं खींचेगा, उस कार्बन पे प्लस नहीं भेजेगा जहां पर माइनस चार्ज है, ताकि वो माइनस स्टेबल हो सके। ये अपने माइनस R से भी इसको स्टेबल नहीं कर पाए। अर्थात जब कोई ग्रुप मेटा पर होता है तो वो अपना R इफेक्ट या अपना जो है, जो भी R इफेक्ट ये लोग दिखा नहीं पाते, R इफेक्ट दिखा नहीं पाते, और ये H इफेक्ट भी नहीं दिखता। अर्थात जब कोई ग्रुप मेटा पोजीशन पे होता है तो वो सिर्फ R इफेक्ट द्वारा ही प्रभावित करेगा। किसे प्रभावित करेगा, और ये OCH3 इंडक्टिव इफेक्ट में कैसे ग्रुप होंगे बताओ। माइनस आई स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, एनायन का बढ़ाएंगे, और यहाँ पर ये माइनस आई है, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और ये आपका प्लस आई है, ये स्टेबिलिटी घटाएगा। तो बस अब यहाँ पर माइनस आई में CH2 का माइनस आई क्षमता ज्यादा होता है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएगा। तो आंसर शुड बी यहाँ पर स्टेबिलिटी 2 1 4 4 3 3 की कम हो जाएगी। देखो, इसी ग्रुप की पोजीशन जब पैरा था तो आंसर था 2 4 3 1, और जब ये पोजीशन मेटा हो गया तो आंसर 2 1 4 3 हो गया। अगर ऑर्थो होगा तो आंसर पैरा वाला होगा। हेलो, कर लेंगे ऐसे? तो ये चंद सवाल आपको दे दूं घर के लिए, ट्राई करेंगे आप, ये पूरा नोट कर लेना, ये होमवर्क है। यहाँ पे प्लस, ये प्लस वही नहीं,
ये प्लस है, ठीक है। अब पता नहीं, हमें नहीं पता, कभी कभी एग्जैक्ट उल्टा भी होगा कि नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता। ये होमवर्क है और हमने सुना है कि इसके अंदर ये प्लस है ना, और इसी को कॉपी कर दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। आप भी खुश हो जाएंगे, होमवर्क खूब मिला हमें, है ना। अच्छा, आप वहीं पेन से लिख लिया करें, ये होमवर्क देने में बहुत मजा आता है इसमें, है ना। भुगतना भी तो पड़ता है आपको, होमवर्क सॉल्व भी तो करना पड़ता है, ये आपको करना है, ठीक है। करके लाएंगे आप लोग, बस करो और ज्यादा चेंज नहीं करें, इतना ही बहुत। क्या चीज, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ और टाइटोमेरिज्म, हाँ, 2 लेक्चर। वैसे बाकी बैचेज में तो 17 16 लेक्चर में खत्म हुआ, 18 लेक्चर, इसमें मैं लिख लिया। इतना ही है क्या, बस इतना ही, बस थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। 5 6 क्वेश्चन ही तो है। थैंक यू।